नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश भटनागर। मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष पद की जंग राज्य सरकार बगैर किसी संघर्ष के जीत गई है। इधर बीजेपी ने इस पद के लिए गिरीश गौतम का नाम आगे बढ़ाया और उधर कांग्रेस ने वॉक ओवर देने वाली मुद्रा में कह दिया कि वह इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नतीजा कि सरकार सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन गौतम निर्विरोध विधानसभा के स्पीकर घोषित कर दिए गए, लेकिन इस सियासी स्क्रिप्ट के अध्याय अभी बाकी हैं। हो सकता है कि कोई रोचक क्लाइमेक्स सामने आ जाए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पेंच अब भी फंसा हुआ है। बहुत बड़ा सस्पेंस इस बात पर है कि बीजेपी ये पद विपक्ष को देगी या नहीं। यूं तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की राज्य में अघोषित परंपरा रही है, लेकिन 1.5 साल पहले इस रवायत को कांग्रेस ने ही तोड़ा था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने स्पीकर के साथ ही डिप्टी स्पीकर के पद पर भी अधिकार जमा लिया। अब यदि बीजेपी इस रवैये के दर्द को भूली नहीं है तो मुमकिन है कि पार्टी उपाध्यक्ष का पद भी लेकर कांग्रेस से हिसाब चुकता कर ले। मुख्य विपक्षी दल की समस्या यह है कि यदि सरकार ने ऐसा कर लिया तब भी संख्या बल की भारी कमी के चलते वह विरोध जताने के अलावा इस दिशा में और कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो हालात यही इशारा कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष के विषय में कांग्रेस को भाजपा सरकार से अपने जख्मों के लिए मरहम और बची खुची इज्जत बचाए रखने के लिए रहम की भी ज़रूरत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। के विधानसभा चुनाव में मिले कांपते बहुमत को 5 साल वाली मजबूत सरकार की गारंटी मान लेना कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी। सत्ता हाथ में आते ही कमलनाथ और उनके खास सलाहकार अपनी ताकत बढ़ाने के हर प्रयास में बढ़ चढ़कर सक्रिय हो गए। ये सरकार बनने के कुछ समय बाद की बात है और तब बीजेपी को भी बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने जैसी उम्मीद का सहारा था। मुट्ठी भर से भी कम विधायकों के इधर से उधर होने भर से कमलनाथ की सरकार का गिर जाना तय था। इसलिए बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी की इसमें हार तय थी, लेकिन एक बड़ा रिस्क फैक्टर भी इस फैसले का हिस्सा था। वो ये कि यदि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक बीजेपी के प्रत्याशी का समर्थन कर दें तो सरकार खेत रहेगी। ऐसा नहीं हुआ और जो हुआ वो ये कि उपाध्यक्ष का पद भी कांग्रेस के पास चला गया। कमलनाथ ने दलील दी थी कि क्योंकि भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए परंपरा से हटकर चुनाव वाली अनावश्यक स्थिति पैदा की है, इसलिए कांग्रेस अब उसे डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं देगी। अब पासा पलट चुका है, सरकार बीजेपी की है और विधानसभा में उसके स्पीकर ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। सवाल ये है कि उपाध्यक्ष पद को लेकर अब क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी दलीलों के साथ क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। यहाँ आ नहीं रहा था, पर अध्यक्ष चुनाव के लिए उनके सम्मान के लिए ये जो परंपरा है, मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले अध्यक्ष के चुनाव में परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। परंपरा बड़ी मुश्किल से बनती है और परंपरा हमेशा रही है कि अध्यक्ष सरकार का रहता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का रहता है। ये परंपरा उन्होंने तोड़ी, इसीलिए हमें डिप्टी स्पीकर का, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ा। नहीं तो हम नहीं करते, हम परंपरा का पालन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये विधानसभा का जो समय बचा है ये उन परंपराओं को और मजबूत बनाएगा, उनका पालन करेगा। बहुत कठिनाई से ये परंपराएं बनती हैं। ये हमारी प्रजातंत्र की नींव है। ये सदन हमारे प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी नींव है और ये नींव में इस विधानसभा में और मजबूती है। ये परंपरा कांग्रेस ने डाली है। पिछले सत्र में व्यक्तिगत रूप से भी और हाउस में भी हमने निवेदन किया था सार्वजनिक रूप से
ये विपक्ष का पद हमारे पूरे कार्यकाल में कांग्रेस पर रहा, उपाध्यक्ष का पद। आप भी उपाध्यक्ष का पद हमें दो, उन्होंने नहीं दिया। परंपरा उनने तोड़ी है, नई परंपरा डाली है, हम निर्वहन करेंगे। तो कह रहे हैं आपने चुनाव लड़ा था इसलिए। अल्पमत की सरकार थी वो, बहुमत की सरकार नहीं थी। और जब अल्पमत की सरकार होती है तो भ्रम की स्थिति रहती है, तब चुनाव बनता है। ये बहुमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार नहीं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का मनोबल तोड़ने के लिए बीजेपी डिप्टी स्पीकर के खेल में उसे मात देकर अपने इस प्रयास को पूरा कर सकती है। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए अपने हथियार यूं ही नहीं डाले। वो जानती थी कि चुनाव लड़ने की सूरत में उसकी हार और भद पीटना तय है। यही हाल उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने की सूरत में भी बनेंगे। तो फिर खुलजमा मामला यही है कि विधानसभा की वरीयता के लिहाज से दूसरे शीर्ष पद के लिए कांग्रेस बीजेपी के रहमो करम पर ही निर्भर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से और न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। कमलनाथ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने परंपराएं तोड़ी, और नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि जिस तरह का अल्पमत उस सरकार में था उसमें चुनाव लड़ना बनता है। क्या लगता है आपको, बीजेपी ने ठीक किया था या कांग्रेस अभी ठीक कह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया प्रकाश जी बहुत ही समय अनुकूल था, क्योंकि रणनीति यही कहती है कि मौका मिलने पर उसको गंवाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस समय जानती थी कि कमलनाथ सरकार के पास जो बहुमत उसे मिला है, इधर उधर से उन्होंने सपा से लिया है, 5 सीटों का अंतर था, बीएसपी से लिया है, कुल 5 सीटों का अंतर था, बहुत बड़ा फर्क नहीं था। और ये कोशिशें कमलनाथ के विश्वास मत साबित करने की प्रक्रिया के पहले भी कई बार चली थी। कोशिशें, कहा गया था कि भाई दिल्ली से इस तरीके के कुछ काम चल रहा है कि कुछ विधायक यदि हमारे खेमे में आ जाएं तो एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो वैसी स्थिति को देखते हुए, जबकि सरकार बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुमत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अस्थिर स्थिति में थी, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना कोई गलत नहीं था। उम्मीदवार खड़ा करना अध्यक्ष पद के लिए किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार होता है। भाजपा वो एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है उस अल्पमत के अंदर। जी हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है, और उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भाजपा उस रणनीति को लेकर आगे बढ़ी। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, कांग्रेस को इस बात को निश्चित रूप से अपने ध्यान में रखना होगा कि उसके हाथ से वो स्थिति निकल चुकी है जिसके तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने हिना कांवरे को उपाध्यक्ष बनवा दिया था। आज की तारीख में वो ताकत भाजपा के पास में, तो कांग्रेस संघर्ष जैसी स्थिति लाने की बजाय या आरोप लगाने की बजाय कि भाई इन लोगों ने परंपरा तोड़ी थी, निश्चित रूप से परंपराओं के तोड़ने का जो क्रम होता है वो शक्ति के साथ साथ और तेज़ होता चला जाता है। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब लगभग ये तय हो गया था कि कमलनाथ की सरकार जाने वाली है, तब विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने करीब 15 दिन पहले का एक अपने पास लाया हुआ इस्तीफा किसी भाजपा विधायक का उन्होंने कह दिया था मैंने इसे मंजूर कर दिया है, जबकि टेक्निकली उस तरीके से वो उस कदम को उठा ही नहीं सकते थे। तो वो भी अध्यक्ष पद की परंपरा शरद कौल के इस्तीफे का मामला था। शरद कौल का जो इस्तीफा था उसको लेकर भी अध्यक्ष पद की परंपराओं से खिलवाड़ किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित होने जैसी कोई स्थिति नहीं है, न कांग्रेस के लिए न बीजेपी के लिए। जिसके पास शक्ति रहती है उसके हिसाब से वो इसका इस्तेमाल करता है। उसे कहीं परंपरा का नाम दे दिया जाता है तो कहीं परंपराओं के विखंडन की स्थिति करार दे दिया जाता है। लेकिन सीधी सी बात यही है कि मध्य प्रदेश में जो होता दिख रहा है कि बहुत मुश्किल है कि भाजपा उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दे, जैसा कि कांग्रेस ने पहले किया था। इसके साथ जिस तरह के बड़प्पन की बात आज कमलनाथ कर रहे हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अब उनके फेवर में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में है, और अगर कांग्रेस अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ती भी है तो नतीजा कोई बदलना नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस कह रही है, आज जो परंपराओं की दुहाई दे रही है, कमलनाथ अगर यदि चाहते तो अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद 2018 में भी उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे सकते थे। बड़प्पन वो भी जाहिर कर सकते थे
जिस बड़प्पन की उम्मीद वो आज बीजेपी से कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी उस बड़प्पन को फिर से लाएगी, वापस से उन संसदीय परंपराओं को स्थापित करेगी? देखिए, अगर हम इस बात को लेकर भाजपा का पर्सपेक्टिव लेकर आगे बढ़ें तो हो सकता है कुछ जवाब कुछ और हो, क्योंकि निश्चित रूप से ये पार्टी, आप इस बात को देखेंगे गए साल मार्च से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी उस 15 महीने सरकार से बाहर रहने की तिलमिलाट से इतना भरी हुई है कि मौका मिलते ही वो किसी न किसी रूप में उस चीज़ का कांग्रेस से हिसाब चुकता कर देती है। कमलनाथ सरकार के सत्ता से बाहर किए जाने का मामला हो, या उपचुनाव की कड़वाहट हो, या इस तरीके के तमाम जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उन्हें लेकर बीजेपी अपनी इतनी किलिंग इंस्टिंक्ट लेकर आगे चल रही है कि उसे देखते हुए तो माना जा सकता है कि उपाध्यक्ष का पद नहीं देगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जो पॉलिटिकल जो उनके अंदर एक इंटेलिजेंस है, साथ ही साथ पॉलिटिकल जो जेंटलनेस है उनके अंदर में, राजनीति की जो सौम्यता है शिवराज सिंह चौहान के अंदर में, कमलनाथ के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। जी निश्चित रूप से। और शिवराज खुद भी जो अपनी एक छवि को लेकर चिंतित रहते हैं, बड़े सजग रहते हैं कि उनकी जो एक जेंटलमैन वाली छवि हो विखंडित ना हो, उस पर कहीं किसी किस्म से दाग ना लगे। तो हो सकता है कि यदि उसका ख्याल करके शिवराज सिंह चौहान अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए ये भी कर सकते हैं कि भाई उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दे दिया जाए। हालांकि मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, बीजेपी का पर्सपेक्टिव और शिवराज सिंह चौहान के पर्सपेक्टिव, इन दो के बीच का जो अंतर है उसे पार्टी कैसे पाटेगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रकाश जी। ब्रजेश, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि गणित बहुत स्पष्ट है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने किसी व्यक्ति को एडजस्ट करेगी, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान दिया हुआ है और बीजेपी के कई सारे लोग पदों से बाहर हैं, तो ऐसे में वो उपाध्यक्ष का पद अपने किसी व्यक्ति को देना पसंद करेगी या बड़प्पन दिखाते हुए राजनीतिक स्वार्थ की स्थापना करेगी कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे दिया जाए? देखिए प्रकाश जी, अभी परंपराएं निर्वहन करने की कोई परिस्थितियां भाजपा के पास नहीं है, और जो कोई परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है तो वो उसको क्यों मूल पे लाए। और उसके पास समस्या ये है कि कांग्रेस से आए लोग, सिंधिया खेमे से जो लोग आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पद वो हासिल कर चुके हैं, उसको अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए वैसे ही पदों की कमी है। तो मुझे लगता है कि भाजपा परंपरा तोड़ने का आरोप कांग्रेस पे लगा सकती है कि उन्होंने उपाध्यक्ष का वो नहीं दिया। और सदन में वैसा कोई नियम नहीं होता, सदन परंपराओं से चलता है, वही एक तरह से नियम से बन जाते हैं जिनका पालन करते आते हैं। जब एक दल कांग्रेस ने परंपरा तोड़ दी, जैसा कि आपने भी कहा कि यदि वो बड़प्पन दिखाते कमलनाथ जी बाद में उपाध्यक्ष का दोनों परस्पर एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि परंपरा इनने तोड़ी, बीजेपी कह रही है कि परंपरा इनने देखिए, कांग्रेस को इसलिए कि परंपरा तोड़ने की बात नहीं है। अध्यक्ष पद पे हम देखते हैं कि कोई आमतौर पर जब पूर्ण बहुमत होता है तो कोई भी विपक्षी दल अध्यक्ष के लिए खड़ा नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम होता है कि यदि हम चुनाव में उम्मीदवार उतार भी देंगे तो अध्यक्ष हमारा बनेगा नहीं। लेकिन वहां परिस्थितियां अलग थी, वहां ऐसा लग रहा था कि यदि कोई भी इधर से उधर हो सकता है, एक तरह से अल्पमत की सरकार जैसी दिख रही थी। यदि वो अध्यक्ष के लिए खड़ा करने के बहाने यदि कुछ लोग इधर वोट दे देते अध्यक्ष के, यदि इनका अध्यक्ष जीत जाता भाजपा का, तो एक तरह से कमलनाथ सरकार गिर जाती। तो वो राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, उन पर आप आरोप नहीं लगा सकते हो कि परंपराएं तोड़ी हैं। एक तरह से आप अल्प बहुमत में नहीं थे, आप दूसरों के सहयोग से सरकार में थे, तो उन्होंने जो खड़ा किया वो निश्चित तौर पर आप बड़प्पन दिखा के अगला उपाध्यक्ष उनको देते तो आज आपका दावा मजबूत होता। जैसे गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ, भाजपा को परंपराएं निभाना चाहिए और परंपराओं के अनुसार उनको उपाध्यक्ष का पद देना चाहिए, लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। तो आप मांग भी नहीं रहो। आज की परिस्थितियों में यदि कांग्रेस उम्मीदवार उतार भी देती तो पूर्ण बहुमत में है, बाकायदा बहुमत में है, तो उनका अध्यक्ष तो जीतना ही था। ब्रजेश, एक बात जो कांग्रेस कह रही है बार बार कि हम भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन बार बार परंपरा की दुहाई दे रही है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब साफ है कि उनके पास अब कुछ विकल्प बचा नहीं है। वो चाह रहे हैं कि जैसे तैसे उनको उपाध्यक्ष का एक उपकृत करके दे दिया जाए, लेकिन भाजपा की मजबूरी है। जैसे कि रत्नाकर जी कह रहे थे कि शिवराज जी का एक अलग नेचर है, लेकिन नेचर की बात नहीं हुई, या राजनीति बात हो रही। शिवराज जी स्वयं यह निर्णय नहीं ले सकते। संगठन आज महत्वपूर्ण है और हाईकमान महत्वपूर्ण है कि भाई जब आपने उपाध्यक्ष पद पहले ही मतलब ले लिया था, कांग्रेस ने ये परंपरा डाली, नई परंपरा, तो आज भाजपा कह सकती है, क्योंकि सदन में परंपरा डाली जाती हैं और पुरानी परंपराओं के अनुसार चलता है। तो ये परंपरा भी तो कांग्रेस ने डाली कि उपाध्यक्ष के पद हमने सीख लिया, तो ये भी परंपरा ही बन गई है। तो इस बहाने उनका दावा ज्यादा मजबूत है। और वो एक महिला को एडजस्ट करने की जिस तरह से सूत्रों से चल रहा है कि जिस तरह हिना काबरे को उन्होंने किया था, वो भी एक महिला उम्मीदवार को उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी में है भाजपा, ताकि एक वर्ग को भी साधने की कोशिश है, महिला वर्ग को भी 50% जो वोट है, ताकि कांग्रेस भी उसका विरोध ना कर सके। तो यहाँ पे
अपने लोगों को एडजस्ट करने की। अब मंत्रिमंडल में आप कर नहीं सकते हो, बिंद में जैसे प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए थे आप, आवाज उठ रही थी कि बिंद से कोई नहीं है, आपने अध्यक्ष बना दिया, तो निश्चित तौर पर भाजपा के सामने अभी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि उसको अपने लोगों को मंत्रिमंडल में तो ले ही नहीं पाए, तो इस तरह से पद कम पड़ रहे हैं जिससे वो एक उपाध्यक्ष पद गंवा कर क्यों नुकसान में रहेंगे। विंध्य के एक वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला ने कहा भी है कि अभी विंध्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अध्यक्ष का आपने जरूर पद दे दिया है, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान विंध्य के लोगों को अभी भी चाहिए। ये बीजेपी के सामने एक ऐसी राजनीतिक मजबूरी है जो उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए भी मुझे लगता है कि उसी स्थिति को लाएगी। रत्नाकर, अगर आज भी बहुमत का आंकड़ा वैसा ही होता जैसा 2018 में था, तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष का पद का चुनाव नहीं लड़ती? निश्चित रूप से इसी तरीके की चीज़ें कांग्रेस करती, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अब तो जिसके पास ताकत है वो अपने हिसाब से परंपराएं गढ़ता है और उसके पास उसके पक्ष में तर्क होते हैं। आज बीजेपी जो तर्क दे रही है, अभी हमने नरोत्तम मिश्रा को सुना कि परंपराएं उन्होंने तोड़ी थी, कमलनाथ को सुना जो कह रहे थे कि दरअसल परंपराओं के तोड़ने की शुरुआत बीजेपी ने की थी। तो इस तरीके का यदि 2018 वाली ही स्थिति रहती तो निश्चित रूप से बात तय है कि कांग्रेस भी वही करती जो आज भारतीय जनता पार्टी करती दिख रही है। और यहाँ पर एक फैक्टर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसा अभी जिक्र किया आपने भी, ब्रजेश जी ने भी, कि भाई बीजेपी को कई लोगों को एडजस्ट करना है, अभी इस लिहाज से उसे उपाध्यक्ष पद की दरकार हो सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक फैक्टर और हमें गौर करने लायक है यहाँ पर कि यदि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी बीजेपी अपने पास रख लेती है तो कांग्रेसियों के मनोबल को वो निकाय चुनाव के पहले बहुत ज़्यादा डैमेज करने की स्थिति में रहेगी। और इसका उसे, क्योंकि कांग्रेस देखिए आप 15 महीने की सरकार रही, उसका सरकार चली गई, बड़े जोशो खरोश के साथ आए थे, उसके बाद की मैं आपको टोकूंगा, यदि बीजेपी उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दे दे, बड़प्पन दिखा दे, तो क्या कांग्रेस का मनोबल बढ़ जाएगा? निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा, लेकिन यदि दोनों पद उसके हाथ से चले जाते हैं, एक आप ही देखिए प्रकाश जी, इस किस्म बहुमत का आंकड़ा तो कह रहा है कि दोनों पद उसके हाथ से जा रहे हैं। जी निश्चित रूप से, लेकिन आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो इस बार का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है विधानसभा, वो लगभग उतना ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जितना कोई एक आम इलेक्शन होता है जिसमें आम जनता वोट डालती है, आम जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो जब वो इतनी रस्साकशी हो चुकी है, इतना कश्मकश की स्थिति बन चुकी है, कांग्रेस ने उसे कांटे वाला मुकाबला बनाने की कोशिश की और इस चक्कर में वो बर्रे के छत्ते में हाथ डाल बैठी, ऐसी लड़ाई लड़ने जा रही जिसमें उसके हार तय है। तो नेताओं के इतने मनोबल, इतने दावों के बावजूद और इतनी प्ली के बाद कि भाई परंपरा टूट रही है, हमें मिल जाना चाहिए, भीख नहीं मांगेंगे टाइप की चीज़ों के बाद जब पार्टी हारेगी तो निश्चित रूप से उसके मनोबल को और करारा झटका लगेगा और नगरीय निकाय चुनाव में हो सकता है इस मानसिक पराजय का भाजपा को और लाभ मिलने जैसी स्थितियां बन जाएं। मुझे लगता है हमको ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि यही वो भाजपा है जब केंद्र में सरकार में आई और कांग्रेस उतने सांसद नहीं चुन के आ पाए कि वो उनको नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जा सके, तो भाजपा ने उनको नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। तो अब परंपरा, नियमों का पालन किया था। हाँ, परंपरा की बजाय नियमों का पालन किया था। तो आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष का पद ऐसा ब्रजेश 1984 में राजीव गांधी के समय भी हुआ था। तब राजीव गांधी की सरकार ने भी नियमों का पालन करते हुए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा किसी को नहीं दिया था। नेता प्रतिपक्ष के अंदर जो बड़ा दल था वो था कम्युनिस्टों का, लेकिन उसकी संख्या भी उतनी नहीं थी। तो उसी का पालन राजीव गांधी की सरकार ने किया था और वही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से परंपराएं गढ़ते हैं। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर वो एक नियम की बात थी कि नियम कहते हैं कि आप इतने सांसद जीत के आओगे तब आपको नेता प्रतिपक्ष की बात थी, तो वो नियम के दायरे में नहीं थे, इस कारण उनको नहीं दिया। लेकिन यहाँ परंपराओं की बात हो रही है, परंपराएं सदन खुद गढ़ता है। जो सत्ता में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, दूसरी सहमति से नई नई परंपराएं बनती जाती हैं जिनको हम अगले जो निर्णय होते हैं, चाहे वो बातचीत करने का, चाहे शब्दों का, हम देखते हैं कि विधानसभा में किस तरह से शब्दों को विलोपित किया जाता है कि ये संसदीय परंपरा नहीं है। हालांकि वो कोई नियम नहीं होता है। आज की तारीख में हो सकता है वो शब्द सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य हो चुके हों, लेकिन सदन नहीं मानता। तो जैसा असत्य की बात हो, झूठ की बात हो, तो ऐसी परंपराएं सदन में है जिनका निर्वहन होता आ रहा है। लेकिन यहाँ जो परंपरा टूट
टूट गई है तो उसका हवाला देके आगे की बढ़ने की रणनीति भी यहाँ है कि एक उदाहरण दिया जाता है जिस तरह से हम कोर्ट में देते हैं कि दीदी का कोई फैसला आया है तो वो परंपरा है, वो निर्देश है, वो फैसले की कॉपी लगा के आगे के फैसले कोर्ट देता रहा है। उसी तरह सदन चलता है, सदन पिछली परंपराओं का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ता है कि ये परंपरा है, इसका पालन किया जाए। लेकिन जब एक परंपरा टूट गई है तो ये नई परंपरा बन गई है। समझ लीजिए आप नियम नहीं बना लेकिन परंपरा बन गई है कि आपकी सत्ता पक्ष की इच्छा है तो वो उपाध्यक्ष पद देगा और इच्छा नहीं है तो वो नहीं देगा। ये भी एक नई परंपरा है। ऐसी परंपरा बनती जाती हैं और पुरानी परंपराएं टूटती जाती हैं। तो यदि शिवराज सिंह चौहान उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देते हैं तो वाकई में एक बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाएंगे। लेकिन कोरोना के काल के बाद जब से शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाली है उसके बाद ये पहला मौका है जब अब विधानसभा का सेशन चालू होगा। कई सारे मुद्दे विपक्ष के पास में घेरने के लिए सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत का मसला तो है जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। क्या लगता है विधानसभा में कांग्रेस का विपक्ष के तौर पे परफॉर्मेंस कैसा होगा? जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को पूरी मजबूती के साथ आगे आना होगा, लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एक दो तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम यू टर्न की ही बात से शुरुआत करें, पहले कांग्रेस इस बात को कहती चली आ रही थी कि हम अध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे, बाद में उस सरेंडर कर दिया अचानक से। तो जब ऊपर के स्तर के नेताओं से ही इस किस्म का एक यू टर्न वाला मैसेज नीचे जाना शुरू होगा तो सवाल ये उठता है कि फिर आप अपने विधायक दल को कितना एकजुट रख पाएंगे। मुद्दों की कमी नहीं है, सीधी बस दुर्घटना को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का आपने अभी जिक्र किया ही है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जो सिचुएशन बन रही है। लेकिन जैसा कि हमने कांग्रेस के पहले भी देखा था, ये 15 महीने की सरकार के पहले भी, कि ये पार्टी सत्ता से जाने के बाद में विपक्ष में उतनी आक्रामक, उतनी मजबूत, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल रह सकती है। तो यहाँ पर जो अनिश्चितता की स्थिति है उसके चलते मुझे नहीं लगता कि मानसिक रूप से इस पार्टी के भीतर इतनी मजबूती है कि वो सरकार को पूरी ताकत के साथ घेर सकेगी। बाकी आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन मुझे आज की तारीख में मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस इस सत्र में सरकार को पूरी ताकत से एक सशक्त विपक्ष के रूप में घेर पाएगी। इसमें एक उल्लेखनीय बात ब्रजेश ये है कि पिछले जो 15 साल थे उसमें कांग्रेस का संख्या बल विपक्ष के तौर पे कभी इतना नहीं था जितना इस बार की विधानसभा में। तो इस हिसाब से कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी आक्रामक होना चाहिए। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 55 सदस्यों के बल पे भी अच्छे खासे बहुमत की कांग्रेस की सरकार को हिला देती थी। वो चाहे फिर वो कोर्ट में लड़ाई लड़ना हो, चाहे वो सड़क पर लड़ाई लड़ना हो, चाहे विधानसभा में लड़ाई लड़ना हो, कांग्रेस के पास इस तरह का मटेरियल विधानसभा में मौजूद है। देखिए प्रकाश जी, आप कांग्रेस में भी बहुत चेंज हो रहा है। कांग्रेस में वो उतने अच्छे वक्ता नहीं मिले। हमने देखा है विधानसभा की रिपोर्टिंग करते हुए तब कि चौधरी राकेश सिंह थे उनके साथ, नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी थी उनके साथ। तो जो लोग नेता थे जो अगुवाई करते थे वो आक्रामक थे, तो उनका फर्क पूरे दल पे पड़ता था। लेकिन हम कमलनाथ जी को देखते हैं, जैसे कमलनाथ जी उतने आक्रामक नहीं रह पाते हैं, उतने आक्रामकता से हमले नहीं कर पाते। चाहे अभी बंद का मामला हो, वो घर से वीडियो जारी कर रहे थे, जबकि उनको सड़क पर उतरना चाहिए। जब नेता सड़क पर उतरता है, वो सीधा लीड करता है, तो उसका उसके पीछे फॉलोअरों पर असर पड़ता है, उसके विधायकों पर असर पड़ता है। जमुना देवी ने भी वो किया था। हमने अजय सिंह को भी देखा कि कई बार वो बहुत तेज आक्रामक रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैसी आक्रामकता दिख नहीं रही। भले ही आपके पास संख्या बल ज़्यादा हो, और जिस तरह से राजनीतिक में फैसले भी अलग होते हैं, भले ही आपके शिवराज जी से बहुत अच्छे संबंध हों, जैसे कि कमलनाथ जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनके मोदी जी से भी अच्छे संबंध हैं, और शाह से भी अच्छे संबंध है, शिवराज जी से भी अच्छे संबंध है। लेकिन राजनीतिक रूप पे आप हमले करना नहीं छोड़ते हो, आप वहाँ आक्रामकता दिखाते हो, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके विधायक हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपको भी उनको चार्ज करने की जिम्मेदारी रहती है। तो हम जो पिछले आंदोलन देख रहे हैं, यदि कांग्रेस के देखें, चाहे प्रदर्शन हो पिछली बार विधानसभा के बाहर किसानों के मुद्दे पे हो, चाहे चक्का जाम का मामला हो, चाहे हम हाल ही में देखते हैं कि उन्होंने जो बंद का आह्वान किया था, नेताओं की अगुवाई कहीं नहीं दिखी। उनके पास इतनी बड़ी संख्या में विधायक हैं, उन्होंने अपने विधायकों को जिम्मेदारी देते तो वो बंद का जो अभियान था, उनका आयोजन था, वो भी सफल होता, जो शनिवार को उन्होंने किया था, लेकिन वो भी सफल नहीं। तो यहाँ जो कांग्रेस बटी हुई दिख रही है, वो जो एकजुटता नहीं दिख रही, वो सदन में दिखेगी तो निश्चित तौर पर उतनी आक्रामक नहीं हो पाएगी। नहीं तो पहले दिन ही उसकी आक्रामकता नजर आती। मुकाबला तो आपको करना ही चाहिए। तो ब्रजेश देखेंगे जो संबंधों की बात है, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बाहर संबंध हम देख रहे हैं, विधानसभा में क्या संबंध रहेंगे, कि समय हमें और इजाज़त नहीं देता। अब इस कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, उसके लिए धन्यवाद।